नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज सीजीएल का एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई। सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गया हूँ। और आप तो जानते ही हैं टुडे एग्जाम का एक्स्ट्रा फैक्ट किस कमाल की होती है ना। तो ये फैक्ट भी लेकर के आया हूँ साथ में, तो ध्यान दीजिएगा एक एक फैक्ट पे। पहले शिफ्ट में तो मैंने ये भी कहा था कि भाई चलो एक क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है ना। इस वाले शिफ्ट में तो गजब हो गवा रे भैया, गजब हो गवा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है। सवेरे के एनालिसिस से 4 क्वेश्चन है। कितने भैया? 4 क्वेश्चन है। सबका साक्ष्य देता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। और सारे के सारे क्वेश्चन कहां से छप रहे हैं? तो ये टुडे एग्जाम का ई बुक, जिसका नाम क्या है भैया? पैरासीटामोल 500। जैसे बुखार फट से उतरता है ना, जीके का बुखार उतारने के लिए मैंने इसे बनाया है। और इसी आपको लॉन्ग टाइम फायदा देगा, है ना भैया, देते रहेगा फायदा। तो जिन भाई बंधु को चाहिए, ये मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। और आज चाहिए तभी फोन करने का, आज तहकीकात नहीं, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। हो सकता है कि जवाब देने में 10 मिनट भी लग जाए, 5 मिनट भी लग जाए। बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है आज, और अकेले वीडियो बनाना, क्वेश्चन भी लिखना और ये हैंडल भी करना तो बहुत भारी पड़ रहा है ना। तो लेना हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो अगर बात विचार करना है तो फिर हम बाद में कभी मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम के बाद, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, टेबल टेनिस खेल में गेंद का वजन कितना होता है सर? 2 ग्राम, 2.5 से 2.7, है ना। 2.5 से 2.79 तक हो सकती है। तो ये आपका जो है टेबल टेनिस गेंद का वजन है। अब आते हैं टेबल टेनिस के कुछ और विशेषता आने वाले शिफ्ट के लिए। सतह की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? 2.74 मीटर और चौड़ाई होता है 1.525 मीटर। किसकी? टेबल टेनिस की बात हो रही है सर। ग्राउंड से ऊंचाई कितनी रखी जाती है? 76 सेंटीमीटर रखी जाती है। इंडिया के ऐसे टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए सर जिसका विश्व रैंकिंग में अंडर 25 में स्थान आ गया। तो वो है मनिका बत्रा। उनका नाम क्या है भैया? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा का जो है ना अंडर 25 में नाम आ गया है, और ये काफी सुंदर है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताते हैं। इनके अलावा टेबल टेनिस में इस्तेमाल होने वाली नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 15.25 सेंटीमीटर होती है। पिंग पोंग बॉल का व्यास कितना होता है? 40 mm होता है। तो ये सब टेबल टेनिस से जुड़ी हुई बातें हैं सर। इनके अलावा लंबाई, जिसे टच लाइन भी कहते हैं, है ना, 90 से 120 मीटर हो गई। ये किसकी बात हो रही है? फीफा की बात हो रही है। ये जो है फीफा की बात हो रही है, यानी फुटबॉल की बात हो रही है कि फुटबॉल में लंबाई कितनी हो सकती है? तो 90 से 120 मीटर के बीच हो सकती है। एकदम जो है एक्यूरेट आप नहीं कह सकते हो, है ना, इसके बीच में कोई भी रह सकता है। चौड़ाई जिसे गोल लाइन भी कहते हैं, तो ये 45 से 90 मीटर के बीच में होता है। तो याद करने के लिए काफी अच्छा है। लंबाई जहां से स्टार्ट होता है वो चौड़ाई का आखिरी पैमाना है, ठीक है। इनके अलावा फीफा में गोल पोस्ट की बीच की दूरी कितनी होती है? 24 फुट, है ना। गोल पोस्ट की बीच की दूरी कितनी होगी? 24 फुट। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7.32 मीटर होगी। वहीं पे फीफा में गोल पोस्ट की गहराई या ऊंचाई कितनी होती है? 2.44 मीटर। अगर इसे फुट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 8 फुट होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो गहराई और ऊंचाई होती है उसमें गोल पोस्ट के बीच की दूरी उसकी तिगुनी हो जाती है ना, 8×24, है ना भैया। इनके अलावा सीनियर फुटबॉल के लिए जो पैमाना है वो अलग है। सीनियर फुटबॉल में लंबाई 105 और चौड़ाई 68 मीटर रखा जाता है। और मेन वाले में अभी आपने देखा 90 से 120 मीटर और 45 से 90, ये है लंबाई और चौड़ाई का पैमाना, ठीक है भैया। फुटबॉल की शासी निकाय कौन सा है? फीफा है। मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख के अंदर है। अब आते हैं क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज, 20.12 मीटर। चौड़ाई होती है 12 फीट या 3.66 मीटर। क्रिकेट में मैच में जो बॉल का वजन होता है 5.5 औंस या 155.9 ग्राम होता है। 156 नहीं होना चाहिए। इनके अलावा अधिक से माफ कीजिएगा, 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होती है। 164 नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। ये VVI है, ये जनरली आपको मिलेगा नहीं। पंपिंग क्रीज की ऊंचाई 4 फुट होती है। इनके अलावा जो आपका क्रिकेट में बॉल की परिधि होती है 8.81 या 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 22.9 सेंटीमीटर के बीच में बॉल की परिधि होती है, ठीक है भैया। क्रिकेट खेल में वनडे क्रिकेट में बॉलिंग रेट जो है ये कितना है? तो ये है आपका 14.28 मीटर। भैया जो पे कर रहे हैं उनको थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाऊंगा। ये 14.28 मीटर होता है। टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग रेट 15 ओवर प्रति घंटा होता है ना। इसके अलावा साइलेंट कर देता हूं, रुकिए, हाँ ठीक है। तो ये हो गया। इनके अलावा एक बॉलर जो आपका एक दिवसीय क्रिकेट में 10 ओवर बॉलिंग करते हैं, T20 में 4 ओवर, और टेस्ट क्रिकेट में लिमिट नहीं है अभी। क्रिकेट खेल में कोई भी खिलाड़ी 10 प्रकार से आउट हो सकते हैं। तो ये थे हमारे पहले क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट। इसके अलावा जो अभी मैंने ई बुक की बात करा, ये है ना, ये क्या है भैया? ये इसका लुक है। ये इसका क्या नाम है? नौकरी दिलावन पुस्तक। क्या नाम है भाई? नौकरी दिलावन पुस्तक नाम है इसका, है ना, नौकरी दिलावन पुस्तक। ये ऐसा बूटी इसमें लिखा गया है कि सीधे एग्जाम में छपती है, जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ। जो मैं पढ़ाऊंगा
हो ना, वो सिर्फ काम की ही बात करूंगा। जिस दिन लगे कि मेरा क्लास फालतू है उस दिन से देखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए किसे चुना था? अगर ये पूछा है तो मलिक काफूर आंसर होगा, मलिक काफूर। अगर ये पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी की पहली विजय यात्रा कौन सी थी, तो देवगिरी विजय यात्रा 1296, अलग से पढ़ाया हूं जी ठठी सीरीज में, बुला दो जय महाकाल, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की प्रथम विजय देवगिरी 1296 में। दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर, मलिक काफूर उनका पर्सनल असिस्टेंट थे, जो कौन थे भैया, जो भी है। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए सानी कहलाते थे, खुद को कह लेते थे कि मैं दूसरा सिकंदर हूं, मैं पूरा दुनिया को जीत लूंगा और अंत में क्या जाऊंगा, ढेला लेके। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला तथा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। ये मैं बताया हूं कि अलाई दरवाजा कहां पे है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित जो कुतुब मीनार है उनके परिसर में, ये दिल्ली में स्थित है, दक्षिणी साइड में। कौन सा भैया, अलाई दरवाजा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के पास है ना। इनके अलावा दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिन तक कौन से वंश ने शासन किया, तुगलक वंश ने। कितने वंश ने शासन किया, 5 वंश ने, ठीक है। कौन कौन से, गुल खिला तुम सनम लो, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। कब से कब तक, 1206 से 1526 तक, है ना। पहला गुलाम, आखिरी आपका लोदी वंश। इसके अलावा जो आपका गुलाम वंश है उसे ममलूक और इलबारी वंश भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी का ओरिजिनल नाम अगर आपसे पूछता है तो क्या नाम होता है, निजाम खान होता है। क्या होता है भैया, निजाम खान। यही सिकंदर लोदी है जिन्होंने क्या किया था, आगरा शहर को बसाया था, है ना, आगरा शहर को, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा नवरोज, सिजदा और पैबोस, ये महोत्सव का प्रचलन किसने किया, ग्यासुद्दीन बलबन। बलबन कौन वंश के रहा होगा, तो ये गुलाम वंश के रहा होगा। इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति भी चलाया था ना, लौह एवं रक्त की नीति भी चलाया था बलबन। इसके अलावा जो आपका ये आगरा शहर है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ताज महोत्सव। ताज महोत्सव कहाँ पर होता है, तो बताइएगा, आगरा में, उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव होता है। एक आपका काम्पील मेला पूछा जाता है, काम्पील मेला भी आपका उत्तर प्रदेश में ही होता है, बिमल नाथ के याद में, जो जैन गुरु थे, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये सब क्रिटिकल बात कौन बताएगा, टुडे एग्जाम बताएगा। WPL 2023 में पहला मैच किस मैदान पे, ये सब मार दिए होंगे, DY पाटिल और आपका वानखेड़े, यही सब में हुआ था। आपका कहाँ पे है, ये बम्बई के अंदर है, नवी मुंबई में है, नेरुल में है। नेरुल है वो जगह है, नई मुंबई में है। मैंने खुद DY पाटिल अस्पताल में अपनी पेट का इलाज कराया था। जैसे कि आपको पता होगा कि 1.5 साल पहले मैं 1 महीने के लिए गायब हो गया था चैनल से, तो और कुछ नहीं, मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं DY पाटिल जो मेडिकल कॉलेज है, रिसर्च सेंटर भी है, इनके अंदर इलाज कराया था, मतलब सोनोग्राफी वगैरह कराने गया था। तो वहीं पे DY पाटिल स्टेडियम भी है। WPL 2023 के विजेता मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल को हरा के। WPL 2024 के विजेता RCB है, राजस्थान, रॉयल चैलेंज बंगलुरु है। IPL 2024 का फाइनल मैच भी चेन्नई में हुआ था और पहला मैच भी चेन्नई में हुआ था, यानी आगाज और क्या बोलते हैं भाई, अंदाज। तो ये दोनों जो है कहाँ पे हुआ था, IPL 2024 वाले का चेन्नई में। IPL 24 के विजेता KKR हैं, उप विजेता कौन है, सनराइजर्स हैदराबाद है। पर्पल कैप आपका हर्षद पटेल के पास है और विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप है। बात करेंगे कि भाई हर्षद पटेल के नाम से और कौन सा एक क्वेश्चन बनता है, तो हिंदुस्तानी में IPL के अंदर सबसे पहले कम मैच में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है ये हर्षद पटेल के नाम पे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा IPL की शुरुआत तो आप सभी को पता होगा, IPL से कुछ रिकॉर्ड बता देते हैं। IPL में सबसे तेज 6000 रन डेविड वार्नर। इसके अलावा IPL में सबसे अधिक 4 शिखर धवन। IPL में सबसे ज़्यादा 6 क्रिस गेल। IPL में सबसे लंबी पारी 176 रन की क्रिस गेल। IPL सबसे अधिक बार MI और CSK, ये दोनों जो हैं सेम बार जीते हैं और दूसरा स्थान पे मेरे ख्याल में KKR ही होगा, 3 बार जीते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। IPL का यूनिकॉर्न टीम CSK है, इन्हें भी ध्यान रखना है। IPL का जो आपका स्पॉन्सरशिप है ये वर्तमान में टाटा समूह के पास है, तो ये भी ध्यान रखना है। IPL में स्ट्रेटेजिक टाइम जो है ये 2.5 मिनट की होती है, इसे भी ध्यान रखना है। ये सब IPL के बारे में हो गया। इनके अलावा गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना किसने किया था, बिपिन सिंह किया था। कौन किए थे भाई, बिपिन सिंह। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी के नृत्य के हैं, क्या स्थापना किए थे, नाट्य तरंगनी। क्या किए थे, नाट्य तरंगनी, 1976 दिल्ली के अंदर। मृणालिनी साराभाई दर्पण एकेडमी आर्ट्स अहमदाबाद के अंदर 1949 में जो है एस्टेब्लिश किए थे। इनके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति स्कूल डांस, ये जो है दिल्ली में है ना, ये जो है दिल्ली में है और इनकी स्थापना यामिनी कृष्णमूर्ति ने ही किया था, तो इन्हें भी ध्यान आपको रखना है ना, ये बात ध्यान रखेंगे।
इनके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन भुवनेश्वर में 1993 के अंदर किए थे। डॉक्टर कनक रेले नालंदा नृत्य अनुसंधान, है ना, ये बम्बई के अंदर है, 1966 में किए थे। कथक नृत्य संस्थान साहित्य नाटक अकादमी से जुड़ी हुई संस्था है, 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये दिल्ली के अंदर है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि गगन नारंग का संबंध किस खेल से है जिन्होंने 2012 में ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं। देखिए मैं ये क्वेश्चन जो है आपको जो CHSL का एग्जाम चल रहा था उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके व्यू भी 32,000 तक हो गए। उसमें मैंने ये भी बताया था कि अब तक जितने 35 मेडल मिले हैं ना हमें, उन सब का नाम भी देखना है और खेल भी देख लेना है, ठीक है। तो गगन नारंग जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा साहब का नाम आपने सुना होगा, अभिनव बिंद्रा साहब का नाम, ये आपका निशानेबाजी से संबंधित है। इनके अलावा अभी मनु भाकर काफ़ी जो है लैमलाइट में आ गई। मनु भाकर पहला जो ओलंपिक पदक है भारत के लिए 2024 में मनु भाकर ने ही दिलाई थी कांस्य पदक, तो ये भी जो है निशानेबाजी से संबंधित है। नीरज चोपड़ा को अपन जानेंगे जेवलिन के लिए, अनु रानी को अपन जानेंगे जेवलिन के लिए, रानी रामपाल को अपन जानेंगे हॉकी के लिए, है ना, जोसना चनप्पा को अपन जानेंगे स्क्वैश के लिए, दीपिका पल्लिकल को अपन जानेंगे स्क्वैश के लिए, दीपिका पादुकोण को जानेंगे अपन पिक्चर बनाने के लिए, जो आपका प्रकाश पादुकोण को जानेंगे अपन बैडमिंटन के लिए, साइना नेहवाल को बैडमिंटन के लिए, PV सिंधु को बैडमिंटन के लिए, सानिया मिर्जा को टेनिस के लिए, लिएंडर पेस को टेनिस के लिए, है ना, ये सब जानेंगे हम भैया, है ना, तभी काम बनती है, ऐसे थोड़ी बनती है। इनके अलावा देखिए यहाँ पे जो है मेडल जो हमारे ओलंपिक में मेडल आए हैं, जो कौन कौन जीते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बात करेंगे साक्षी मलिक क्या है, रेसलर है, अभी इनका नाम भी आया है किसमें भैया, टाइम मैगजीन में। टाइम मैगजीन 2024 में 100% शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में साक्षी मलिक का नाम है, आलिया भट्ट का और आपका अजय सिंह बंगा का और एक है सत्या नडेला का। 4 भारतीय मूल के आदमी का। योगेश्वर दत्त पहलवान है, सुशील कुमार पहलवान है, खसावा जादव जो सबसे पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीते थे 1952 में, है ना, तो ये भी आपका क्या है, पहलवाने हैं। इनके अलावा चलते हैं आगे। नीरज चोपड़ा तो अभी आपको पता ही होगा, है ना, एकदम अभी जो है रजत, एकमात्र जो रजत अपने को मिला कहाँ पे, ओलंपिक 24 में, तो नीरज चोपड़ा ने दिलाया। इससे पहले गोल्ड दिलाए थे हमें। लवलीना बोरगोहेन सभी को पता है, महिला बॉक्सर है। मैरी कॉम बॉक्सर है ना। PV सिंधु तो अभी बता दिए, साइना नेहवाल सब जानते ही हैं। गगन नारंग यहाँ से पूछा गया था। अभिनव बिंद्रा बता ही दिया। राजवर्धन सिंह राठौड़ भी निशानेबाजी से ही है, जिन्होंने पहली बार रजत दिलाए थे 2004 में व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। मीराबाई चानू आप सभी जानते हैं, वेट लिफ्टर है। कर्नो मलेश्वरी भी वेट लिफ्टर है, ये दोनों के दोनों वेट लिफ्टर है। और लिएंडर पेस टेनिस के हैं, तो कहाँ बचा कोई ओलंपियन, है ना। चलते हैं आगे। GST से संबंधित कौन सी कमेटी है, पिछला एग्जाम में भी पूछा था, CHSL में भी पूछा था, यहाँ भी पूछा है। विजय केलकर बता दिया हूँ एनालिसिस वाली PDF में देखिए, ठीक है। विजय केलकर GST से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक कौन सा आया था, 126, और जो 101वां के नाम से इसे जो है अमल में लाकर संशोधित करके GST को अमल में लाया गया था। GST आ जाने से किस प्रकार के टैक्स जो है, फुटकर टैक्स की जो है कमी हो गई, तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष कर का। बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर को मिला के एकमात्र GST को लाया गया, ठीक है। तो GST भी किस प्रकार के टैक्स का उदाहरण है, तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। तो GST आपका इनडायरेक्ट में आएगा, ठीक है। इनके अलावा GST परिषद में 33 सदस्य होते हैं, जो 31 जो है ये तो राज्य या UT से आते हैं, जबकि 2 सदस्य आपका केंद्र सरकार से आते हैं। GST स्लैब 5 प्रकार के हैं, 0, 5, 12, 18, 28, इस प्रकार का इंडिया में स्लैब चलता है। इंडिया में GST सबसे पहले असम राज्य में लगा था, और वैसे ओवरऑल सबसे लास्ट में कहेंगे तो जम्मू कश्मीर में लगा था, ठीक है। इनके अलावा GST अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, बता दिए। GST परिषद 279 आर्टिकल को रिलेट करता है। वित्त मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन ये जो परिषद का गठन है ये प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है। इनके अलावा GST फ्रांस में पहली बार लगा था, क्या, एक सेकेंड, भगवान, हाँ, GST सबसे पहले फ्रांस में ही लगा था। और पंचवर्षीय योजना भी सबसे पहले रूस में आया था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले रूस में आया था, माफ़ कीजिएगा ना, फ्रांस बोला जाता, अभी रुक गया, रूस में आया था स्टालिन के द्वारा। इनके अलावा अभी स्टालिन पूछा गया था पहले शिफ्ट में, तमिलनाडु का जो है मुख्यमंत्री है। लू गर्म हवा किस दिशा में चलती है, हवा जो है हमेशा एक तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ये ऑलरेडी बहुत गर्म हवा होती है, तो ये आपका चलता है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। कैसे चलते हैं भैया, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है, तो इसे आप पछिया हवा भी कह सकते हैं, पश्चिम दिशा से चलती है ना। इनके अलावा राजस्थान तथा आसपास के इलाके में गर्मी के दिन में भयंकर वाला जो गर्मी होता है उसे लू कहते हैं। गाँव घर में आपने देखा होगा कच्ची कैरी को उबाल के, है ना, यानी आम के जो होते हैं ना, आम के छोटा आम मतलब बिना पका हुआ आम, उसको जो है आप आग में पका के फिर पानी में मत के गुड़ के साथ
मिला के पीते हैं, कहते हैं लू नहीं लगेगा, है ना। अब कच्चा प्याज खा लो, है ना। तो ये सब देखते होंगे। आम्र वर्षा जो है ये केरल या साउथ में होता है। ये क्या प्री मानसून बारिश है जो आम के फसलों के लिए अच्छा होता है। कॉफ़ी सावर भी उधर ही आता है साउथ इंडिया में, ये भी प्री मानसून बारिश है। शीतकाल में पंजाब और हरियाणा में आपका वर्षा होता है। इनका कारण क्या है भाई, है ना, इनका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। और ये पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो भूमध्य सागर से होती है। कहाँ से होती है, भूमध्य सागर से होती है। सुएज नहर का नाम सुने हैं, 168 किलोमीटर लंबाई वाला, वो लाल सागर और भूमध्य सागर को ही जोड़ने का काम करता है। इनके अलावा हरित क्रांति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए हरित क्रांति जो है, अब तो ऑप्शन है नहीं, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पे है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है इंडिया में, है ना। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले 1967 पंजाब में आई थी। हरित क्रांति दूसरी चरण 1975 से 80 मानी जाती है। हरित क्रांति सबसे अधिक गेहूं पे असर डाला था। HYV का पूर्ण रूप जो है हाई यील्डिंग वेराइटी होता है जो हरित क्रांति में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है भाई। इनके अलावा हाँ, कहाँ थे हम लोग, अगला जो है आपका पूछा गया है कि दोआब जो है, दोआब में ऑप्शन में दिया गया था कि किन दो नदी के बीच का क्षेत्र है, तो गंगा जमुना के बीच का क्षेत्र सटीक आंसर होगा दोआब। नदियों के बीच के क्षेत्र को ही दोआब कहा जाता है। ठीक है। इनके अलावा पहाड़ों से बीच जो घिरे हुए होते हैं क्षेत्र, है ना, इसे दून कहा जाता है। जैसे इंडिया में सबसे बड़ा दून आपका देहरादून है जो उत्तराखंड की राजधानी और आपका भारतीय वन सर्वेक्षण ONGC का मुख्यालय भी है। इनके अलावा हिमालय तथा पहाड़ियों पे, हिमालय के इतर कोई भी पहाड़ी हो सकता है, ऊंचाई वाला क्षेत्र पहाड़ों पे जहाँ पे जो घास की नर्म परत पाई जाती है उसे बुग्याल कहा जाता है। इनके अलावा अभी आपने करेवा का नाम सुना होगा मेरे से, जम्मू कश्मीर में जो भुरभुरी आपका नरम प्रकार की मिट्टी जहाँ केसर की उपलब्धता होने के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है उसे करेवा कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको। नदियों के आधार पे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने बता दिया है। पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज, सतलज से काली कुमायूं, कुमायूं से तीस्ता आपका हो जाएगा नेपाल और तीस्ता से देहांग आपका हो जाएगा लास्ट वाला असम हिमालय। वैसे विस्तारिता के आधार पे भी 4 भागों में है, ट्रांस हिमालय, परा हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। अच्छा, ट्रांस हिमालय और परा हिमालय एक ही होता है, माफ कीजिएगा। इनके अलावा ये जो शिवालिक है ये हिमालय की सबसे नवीनतम पार्ट और सबसे सौदर्न पार्ट है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। हिमालय नवीन बलित पर्वत न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है और इनके सर्वोच्च पिक को हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं जो 88-50 मीटर हाइट की है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इनका निर्माण हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे भैया, वित्तीय आपात से है। लल्लू सा क्वेश्चन, फ्री का नंबर दे दो, है ना। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, है ना। अनुच्छेद आपका 356 राष्ट्रपति शासन। इनके अलावा अनुच्छेद 368 आपका संवैधानिक संशोधन कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 112 क्या है, बजट जिसे आप कहते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी बजट शब्द का मेंशन नहीं है, वहाँ इसके जगह पे का क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 110 क्या है, धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक है या नहीं ये अंतिम फैसला कौन लेता है, स्पीकर लेता है ना। लोकसभा के अध्यक्ष को ये स्पीकर कहते हैं। अनुच्छेद 61 ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। अगर किसी को मृत्यु दंड भी मिला है, अगर राष्ट्रपति को दया आ गया तो उन्हें क्षमा कर सकते हैं, है ना। राज्यपाल के पास भी क्षमादान का अधिकार है 161, लेकिन राज्यपाल पूर्ण रूप से क्षमा नहीं करते हैं ना, क्षमा को मतलब सजा को कम करवा सकते हैं, है ना, लेकिन राष्ट्रपति के जितना पावर इनमें इतना नहीं है। इनके अलावा अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 148 कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोक लेखा समिति के संवेदना की जांच करती है ना। लोक लेखा समिति में प्रतिवेदनाओं की जांच कौन करती है, तो आप कहेंगे भैया यही लोक जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना। तो इनकी नियुक्ति 148 से और 76 से महान्यायवादी। देखिए महान्यायवादी जो है इंडिया के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, जो वर्तमान में कौन है आप लोगों से कमेंट करना डिमांड करते हैं। इनके अलावा जो आपका राज्य स्तर पे सबसे बड़े होते हैं ना इस प्रकार का, उसे महाधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल यानी गवर्नर करते हैं और केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है भाई। और प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब ये नहीं सरस्वती पूजा की प्रसाद खा लीजिए, नहीं, जब तक मन मिल रहा है। तेरे नैना मेरे नैनों से
मीठी मीठी मीठी, है ना। वैसे ही जब तक मन मिल रहा है तब तक रहेंगे। इनके अलावा 149 आर्टिकल भी आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें जो है कैग की पावर और शक्तियों का विवरण, जो भी उनके मतलब हथकंडे हैं, जो भी वो कर सकते हैं, इन शक्तियों की जो है उपबंध किया गया 149 में, यानी कैग से संबंधित है। इनके अलावा भारत के पहले हाईकोर्ट कौन सी थी? कोलकाता। इसको मैं कैसे बताया हूँ? आज सवेरे शिफ्ट में बताया हूँ और 1000 बार पहले बताया हूँ, और ये भी बताया हूँ कि भाई 1862 में ही 3 जगह, यानी कोलकाता, बॉम्बे उस समय और फिर मद्रास उस समय, इन तीनों जगह आपका हुआ हाई कोर्ट का गठन। तो मैंने इसमें एग्जाम्पल कैसा दिया, अब भी याद दिलाता हूँ, अब भी टिक करके देता हूँ। कैसे? मैंने बताया था कि भाई 2 जुड़वा भाई अगर राम और श्याम एक ही साथ पैदा हुआ तो ये एकदम फिक्स होगा कि एट अ टाइम या तो राम पैदा हुआ होगा या तो श्याम पैदा होगा। इन दोनों को जुड़वा भाई जरूर है, लेकिन इन दोनों में भी कोई बड़ा या कोई छोटा जरूर है। ठीक है भाई। तो उसी प्रकार से 1862 में ही तीनों हुआ, लेकिन सबसे पहले हुआ कोलकाता। समझ में आया? इस प्रकार से याद रखना है। इनके अलावा देखिए, इन्हीं चीज़ों को ना आप कलकत्ता, बम्बई, मद्रास को जो पहले गवर्नर जनरल वायसराय होता था, इनसे रिलेट कर सकते हैं। प्राचीन काल में जब अंग्रेज शासन करने लगे तो कोलकाता ही सबसे शक्तिशाली नगर हुआ करता था इंडिया का। तो कोलकाता का वायसराय मतलब सबसे पावरफुल, मतलब कोलकाता को जो देखते थे गवर्नर, और इनके अधीन ये मद्रास और बम्बई के गवर्नर रहते थे, समझे। इसीलिए कोलकाता में ही पहले ना होगा। आप देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय पहले कोलकाता में ही खुला 1774 में, है ना। इस प्रकार से तो कोलकाता में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी उस समय रहते थे। जितने भी आप देखेंगे बंगाली में एक से एक लोग हुए जो काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलर हुए। राजा राम मोहन राय को ले लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनके अलावा सबसे अधिक जज वाला हाईकोर्ट वर्तमान में कौन है भैया? इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज हाईकोर्ट। अंडमान निकोबार कोलकाता हाईकोर्ट के अधीन जो है अपना कार्य क्षेत्र रखते हैं, और लक्षद्वीप का जो अधिकार क्षेत्र है ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार जहाँ पश्चिमी तट के दूर बंगाल की खाड़ी में है, वहीं जो लक्षद्वीप है वो आपका अरब सागर में स्थित है। विद्युत प्रवाह की प्रवाह दर कैसे होती है? जो विद्युत का फ्लो होती है उनका जो है दिशा कैसा होता है, ऐसा पूछा गया है। तो ऋणात्मक से धनात्मक हमेशा चलता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, ना। इनके अलावा हवा हमेशा कैसे चलता है भैया? उच्च दाब से निम्न दाब के तरफ चलते हैं। क्या? हवा उच्च दाब से निम्न दाब के तरफ। आप भी कोई चीज को पुश करोगे तो जिधर से करोगे उसके अपोजिट साइड में जाएगा कि नहीं? जिधर करना चाहते हो उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ऐसे ही आप समझिए, जहां खाली रहेगा उसी को भरने के लिए ना हवा जाएगा जी। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा चला करती है। डायोड हमेशा एक दिशा में जो है आपका क्या बनाती है, मतलब सप्लाई को पास करने देती है एक दिशा में। अल्टरनेटिव करंट यानी एसी धारा जो है इधर भी चलती है, इधर भी चलती है, इधर भी चलती है, इधर भी चलती है, यानी ये जिगजैग मोशन में चलती है। ठीक है। लेकिन जो आपका डायरेक्ट करंट है, डीसी पावर, जिसमें पोलरिटी का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है ना, कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। वो निगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। जैसे बैटरी का जो आपका उत्पाद होगा वो कैसा होता है? डीसी होता है। और जो घरेलू सर्किट चलता है वो कैसा होता है? एसी होता है। घरेलू से एसी खतरनाक कि डीसी खतरनाक? तो कहेंगे खतरनाक तो दोनों, लेकिन एसी झटका देता है ना। इनके अलावा एसी महंगा कि डीसी महंगा? तो कहेंगे डीसी महंगा। प्योर डीसी सप्लाई बहुत महंगे कॉस्टली होता है ना। इनके अलावा घर में आप देखे होंगे इन्वर्टर लगा रहता है, बिजली गई पंखा गुर गुर चल रहा है। कैसे भैया? इन्वर्टर से। इन्वर्टर में क्या था? इन्वर्टर क्या है? डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बैटरी दिया है डीसी, कन्वर्ट कर दिया एसी, घरेलू सप्लाई चल रहा है एसी में, है ना। चलिए इतना समझा दिए। इनके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका परिपथ में, है ना, परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? तो आप किसका प्रयोग करते हो? गैल्वेनोमीटर का, है ना। परिपथ में डायरेक्ट लगा देते हैं। वैसे विद्युत धारा को हम अमीटर से मापते भी हैं, अमीटर से, है ना। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के पहले विजेता आज भी चर्च करा था। लता मंगेशकर पुरस्कार से 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और एक आपका जो है सीधा सीधा लता मंगेशकर पुरस्कार। तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो है 2 स्टेट देते हैं, महाराष्ट्र और आपका जो है मध्य प्रदेश। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार उनके चैरिटी के द्वारा दिया जाता है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार न्यू वर्जन की है, 2022 में स्टार्ट हुई। 22 में मिला मोदी साहब को, 23 में मिला आशा भोसले मैडम को और 24 में मिला अमिताभ बच्चन को, अभी घोषणा हुआ है। अभी मैंने बात करा लता मंगेशकर पुरस्कार जो महाराष्ट्र सरकार का है वो 2023 के लिए सुरेश वाडकर को दिया जाएगा। इनके अलावा लता मंगेशकर 2001 में भारत रत्न की विजेता रही थी बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ। तानसेन सम्मान 2023 पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार 2021 अपर्णा
सतीशन को दिया गया है। 2024 के लिए 5 ग्रैमी अवार्ड के विजेता हैं, जो हम इससे पहले वाले शिफ्ट में आपको सेल्वा विनायक राम था, शंकर महादेवन था, जाकिर हुसैन थे, राकेश चौरसिया थे। 132 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है। कैसे डिवाइड करेंगे? 5, 17, 110 है ना, 5 को विभूषण, 17 को भूषण और आपका जो है 110 को पद्मश्री। हाँ, तो हम कहाँ थे, है ना। देखिए एनालिसिस के लिए बच्चे बोल रहे हैं कब कराओगे कब कराओगे। अरे मैं ऐसे थोड़ी आ जाऊँगा, सब कुछ लेके आऊँगा ना, तब तो फ़ायदा होगा। आंसर तो आप कहीं मिला लोगे, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला कार्मिक की संख्या कितने दिन पर है? लाओ हथौड़ी मेरा सर फोड़ दो। ये 25.6%। ठीक है, 11 में जनगणना कितने चरणों में? 2 चरणों में हुए थे। अब इस प्रकार के कुछ एक आंकड़ा है जो आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना में महिला 48%, पुरुष 52%। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्या? कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है साहब। कैसे? क्योंकि लिंगानुपात 943 है। और लिंगानुपात कैसे डिसाइड करते हैं आप? 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो महिला की संख्या कम है तभी तो 943 हो गई ना, नहीं तो 1000 रहता ना साहब। तो इसमें कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए 48% महिला, 52% पुरुष, 943 लिंगानुपात। लेकिन बाल लिंगानुपात कहेगा साहब तो 919 आंसर करना है ना। साक्षरता दर ओवरऑल था 74.04%, है ना। इनको 82.14 पुरुष का और 65.46 महिला का। 2011 में जनसंख्या को कुल 39.8% श्रम भागीदार के हिस्सा थे, मतलब कार्य क्षेत्र में लगे हुए थे। सिडबी की स्थापना कब होती है? एक दिन बताया जी, आबिद हुसैन समिति। ये 1990 में सिडबी की स्थापना 1990 में आबिद हुसैन समिति के अनुसार हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इनका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है लखनऊ के अंदर हेडक्वार्टर है, ये तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ इनकी समिति कौन से काम किए थे? आबिद हुसैन। मुद्रा योजना जानते हैं ना, जिसकी 20 लाख जो है मैक्सिमम अपर लिमिट हो गया है, तो इनसे एफिलिएटेड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पे हुआ था। यह कृषि सेक्टर की सर्वोच्च संस्था है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। शक्तिकांत दास इनके मेन गवर्नर है, 25वें नंबर के, जिनको गवर्नर ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ था। और 1921 में इससे पहले 3 बैंक को मिला के किया गया था, बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में उपबंध आर्टिकल 125, इससे पहले सवेरे वाली शिफ्ट में हमने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124, रिकॉर्ड अभिन्यायालय 129, है ना। सुप्रीम कोर्ट में जज 125, सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जज 34, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950, इंडिया में पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 कोलकाता में। इनके अलावा पहला जस्टिस हीरालाल कानिया साहब, वर्तमान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, डीवाई चंद्रचूड़ से पहले यूयू ललित साहब 49वां, है ना। तो ये सभी ध्यान रखेंगे, है ना। मैं तब से पढ़ रहा हूँ, जनरल कंपटीशन सेक्टर में हूँ, जब कपाड़िया साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फिर दत्तू साहब आए, फिर सदाशिवम साहब आए, फिर आपका दीपक मिश्रा साहब आए, फिर गोगोई साहब आए, फिर यूयू ललित साहब आए, फिर डीवाई चंद्रचूड़ साहब आए। तो भैया मैं पक गया हूँ अब, है ना। चलते हैं आगे। इनके अलावा अच्छा, इनकी ये भी समझ लेना, रीट जारी करते हैं, है ना। रीट 32 से जारी करते हैं एससी, और एचसी जारी करते हैं 226 से जारी करते हैं एचसी। दोनों बात आपको ध्यान रखियो है ना। सूर्य देवता की पूजा किस पूजा में होता है? भैया सूर्य देवता वाली पूजा कोई एक त्योहार नहीं है कि खाली छठ पूजा में होती है। और मैं एक साथ बताया हूँ कि भाई छठ पूजा, पोंगल, मकर संक्रांति, ये सब में सूर्य देवता की पूजा हो सकती है ना। ये सब में सूर्य देवता की पूजा होती है। लेकिन अगर स्पेसिफिक आपसे पूछे कि भैया सूर्य देवता, उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की पूजा किस त्योहार में, तो छठ पूजा में होती है। ये घर का है, घर में हम इन्हें जीते हैं, हमारा आस्था का बहुत बड़ा ये है, वो बिहारी लोगों का, है ना। मैं भी बिहार का हूँ, तो भैया ये जो है छठ पूजा हमारे लिए सब कुछ है, जय छठी मैया। तो ये जो है भैया, इसमें सांझ के समय तो होता ही है सूर्य देवता की पूजा, सवेरे भी होती है, उगते हुए सूर्य का और डूबते हुए सूर्य का। तो एक अलग हो जाता है कि अगर ऐसा पूछ रहे हैं तो छठ आंसर होगा। मजे की बात है कि छठ पूजा, पोंगल, ये दोनों 4 दिन के लिए ही होता है। मेदराम जात्रा त्योहार, ये भी जो मेला है 4 दिन के लिए होता है, ये भी 4 दिन के लिए ही होता है, मेदराम वाला, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। अगर आपसे और त्योहार का देवी देवी पूछता है, बोनालू बथुकम्मा बचा हुआ है, ध्यान रखेंगे बोनालू है ना, बोनालू जो है ये आपका काली को, और बथुकम्मा जो है जिसे आप फूलों का त्योहार भी कहते हैं, तो ये आपका किससे है, बथुकम्मा, बथुकम्मा हो जाएगा देवी गौरी को, है ना। इसके अलावा घूमर नृत्य में देवी गौरी की पूजा होती है, गौरी ऑप्शन में नहीं है तो सरस्वती की पूजा होगी। अगर दो गौरी और सरस्वती दोनों ऑप्शन में है तो सरस्वती को आंसर लगाना है, क्योंकि भील समुदाय की महिला पहले सरस्वती की पूजा के लिए जो है स्थापित किए थे, घूमर नृत्य को शुरू किए थे, गोल चक्कर में महिलाओं के द्वारा राजस्थान में की जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, IUPAC की नाम एक आपका जो है पूछा है। अब मुझे इनका बारे में आइडिया नहीं कि कौन सा पूछा है, तो मैं ये बताने में असमर्थ हूँ। एक क्वेश्चन जो है विज्ञान से और भी पूछा है, बच्चा ने थोड़ा सा ही लिखा है, एक ही वर्ड लिखा है, अरे ऐसा कैसा याद रहना यार, है ना। चलिए ठीक है, तो इतना जो है मिल गए क्वेश्चन, और मिलेंगे हम ऐड कर देंगे। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस जो है कल सवेरे ही पोस्ट कर पाऊंगा जैसा मुझे लग रहा है ना। और जिस दिन मैं एनालिसिस नहीं करा पाऊंगा तो इकट्ठे करा दूंगा, जरूरी नहीं कि मैं हर शिफ्ट जो है, जैसे कल हो सकता है कि कल अगर इमरजेंसी मेरी ड्यूटी लग जाती है तो दिन में नहीं करा पाऊंगा, है ना, तो मैं दोपहर तक करा पाऊंगा, है ना। चलिए जैसे जो रहेगा करा देंगे। एनालिसिस वाली PDF के लिए जो है आपको व्हाट्सअप मैसेज नहीं करना। अगर आप मेरा पेड कंटेंट नहीं लेना चाहते हैं मत लीजिए, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि लिमिट बच्चा ही ले जो पढ़ के सीधे साहब बने हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पेड कंटेंट नहीं चाहिए, खाली एनालिसिस वाला चाहिए, तो ये ऑलवेज फ्री होता है, मेरा एनालिसिस की कंटेंट की कोई चार्ज नहीं होती है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा रात को 11-12 बजे तक, ठीक है। और जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं वो तो महानुभाव हैं, उनको तो देना ही पड़ेगा भैया। जय हिंद जय भारत। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा कोई भी कंटेंट ले सकते हैं। अगर अब भी लगता है कि कंटेंट में है दम और बन जाएंगे साहब हम, चलिए जय श्री राम।